नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और आप लोगों को काफ़ी इंतजार था, हम लोगों को भी काफ़ी इंतजार था, क्योंकि आज हमने कुछ जो है आज के सेशन में, यानी कि अब हम प्रत्येक सेशन में कुछ चेंज करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे, हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक को ऐड कर रहे थे, परंतु अब हम प्रत्येक क्लास के बाद, प्रत्येक सेशन के बाद करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो स्टैटिक के रहेंगे, जो आपको हमेशा तैयार रखने हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा है करंट अफेयर वो बहुत बढ़िया करंट अफेयर होने वाला है, बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसा करें कि पूरी वीडियो देखें, पूरी क्लास देखें, जिससे कि आपको सभी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स प्लस वन लाइनर सब पर पकड़ बनाने में और भी ज़्यादा कामयाबी मिले और आप अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को और भी ढंग से कर सको। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, IBA महिला विश्व कप। आप समझ गए होंगे यहाँ से, IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का समापन हो चुका है। अब देखिए क्या था, 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, नई दिल्ली में ये हुआ है और 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक के लिए हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 महिला पदक आए हैं, यानी कि जितने चीन ने पदक जीते हैं इतने ही भारत ने भी पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। ठीक है, अब उनमें याद रखना आपको, लवलीना बोरगोहन जो मिडिल वेट पर स्वर्ण पदक लेकर आए हैं और 75 किलोग्राम कैटेगरी में लेकर आए हैं गोल्ड मेडल है, लवलीना बोरगोहन। क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी ऐसी महिला है जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीत कर लाई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इतनी चारों के नाम याद रखने। पिछली बार 2022 में निखत जरीन जो थी वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की इकलौती मतलब आधिकारिक थी। तो अब जो है वो निखत जरीन है और लाइट फ्लाई वेट पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, 50 किलो वेट में है और ये गोल्ड मेडल। ठीक है, बात करते हैं सावित्री बुरा। सावित्री बुरा की बात करते हैं, लाइट हाई वेट है इनका, 81 किलोग्राम वेट है और गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है। ठीक है, नीतू घंगास, आपका नाम सुना होगा आपने, ये भी फ्लाई वेट में आई हैं, 48 किलोग्राम वेट है इनका और गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से इन चारों के जो है नाम आप याद रख लेना, अच्छे तरीके से आप इनको याद रखना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा दूसरा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लेते रहो। नोट करते रहोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे आलसी बन जाओगे, थोड़ा सा नोट करते रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि हम जो है ना बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि समुद्र में से मोती चुन चुन कर लाते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा करंट अफेयर अब होता है, पर डे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, परंतु वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। उनका मतलब ये है कि हमारे अनुभव 12-13 साल का अनुभव जो है हमारा ऑफलाइन का, ये आपके साथ शेयर करते हैं हम। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, अरावली ग्रीन बॉल परियोजना। अरावली ग्रीन बॉल परियोजना, ठीक है जी, ये परियोजना, ठीक है, का शुभारंभ हुआ है। तो अभी तरह तो याद होगा, अरावली पर्वतमाला है, ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है और ये कहाँ पर किया है, ये हरियाणा में। हरियाणा में एक गांव है टिकली। कौन सा गांव है? टिकली गांव है। टिकली गांव में इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? टिकली गांव पर मतलब शुभारंभ किया गया है। अब इसका देखिए उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य समझ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणा, हरियाणा हो गया, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इसके आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे, 5 किलोमीटर तक क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अरावली की। तो अरावली सबसे प्राचीनतम, क्या सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये भी याद आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है ये? दिल्ली से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। एक क्वेश्चन ये आपका यहाँ से बन सकता है। फिर बात आ सकता है कि इसमें 3 नदियाँ हैं। इसमें कौन सी नदियाँ हैं?
यहाँ नदियाँ लिख लेंगे। नदियाँ कौन कौन सी हैं? 3। एक नदी को आप जानते होंगे लूनी। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलय हो जाती है। लूनी नदी जो है वो कहाँ पर हो जाती है? कच्छ के रण पे विलय हो जाती है। फिर दूसरी नाम जो है बानास, कौन सी है? बानास, बानास नदी है। और तीसरी जो है एक नदी जो है वो है साहिबी। कौन सी है? साहिबी। कौन सी है? साहिबी। ये 3 नदियों के नाम याद रखना। अगर हम बात करते हैं इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है गुरु शिखर, यानी कि सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? सर्वोच्च चोटी। जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? इसकी गुरु शिखर। गुरु शिखर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? तो वो क्या है? गुरु शिखर है। और 72, अगर बात करें 1772 मीटर, कितनी है? 1722 मीटर, सॉरी 1722 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा से किया गया है। कहाँ से किया गया? हरियाणा से किया गया है। और एक हरियाणा में एक टिकली गाँव हो, देश से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर भीतर वृक्षारोपण करना है। इसका सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, दिल्ली या गुजरात की है। ठीक है। नदियाँ लूनी, बनास और साहिब है। और गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसने करा है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो एक पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण व भूमंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है जी। तो यादव जी ने काम किया है, भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है। तो ये इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है ना, इतना तो बहुत है ना आपके लिए करंट अफेयर, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर तो इससे अच्छा किताब ही खरीद लेना, इससे अच्छा पत्रिका खरीद लेना, तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। परंतु ये है आपका पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल काम जो कर रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो चुके हैं। दोनों क्वेश्चनों का जो वर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके ऐसे हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस है। अब बात करते हैं यहाँ से तीसरा क्वेश्चन जो है वो इसरो से रिलेटेड है। इसरो से रिलेटेड, इसरो ने क्या करा है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसरो ने जो काम किया है वो किया है, श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष पोर्ट से अपनी सबसे भारी रॉकेट को उड़ाया है। कहाँ से? श्री हरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से सबसे भारी रॉकेट को उड़ाया। किसे उड़ाया? सबसे भारी रॉकेट को, सबसे भारी रॉकेट को उड़ाया। उसका नाम बता दे। उसका नाम है LBM-3। क्या है उसका नाम? LBM-3। क्या नाम है भैया? LBM-3। याद रखना इसको, LBM-3, ये नाम याद रखना। ठीक है भाई। क्या है? 6ठी बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कितनी बार? 6ठी बार। ठीक है, 6ठी बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। और ब्रिटेन के वनवेव ग्रुप, क्या है यहाँ पर? ब्रिटेन के वनवेव ग्रुप ने इसे क्या करा है? अपने 36 उपग्रहों में, 36 उपग्रहों में क्या करके रखा है इसको? ऑर्बिट करके रखा है। क्या रखा है? ऑर्बिट किया है इसको। क्या करा है? ऑर्बिट। ठीक है भाई। ऑर्बिट का मतलब है कि आने वाले टाइम में जो है इसको जो है वह आगे लेकर जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से इसकी फुल फॉर्म की। इसकी फुल फॉर्म बात कर लेते हैं इसरो की। तो क्या है? इंडियन स्पेस और आपका क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना की अगर हम बात करें, यानी कि स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1959 को 69 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर हेडक्वार्टर? बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। और इसके जो संस्थापक की अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई। अगर हम इसकी बात करें कि इस समय मतलब पदाधिकारी कौन है? पदाधिकारी बात करें तो एस सोमनाथ। ठीक है, इतनी बात बहुत होती है, इतनी बात। इसरो
श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से इन्होंने सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है LBM-3। छठी बार ये लॉन्च किया। ब्रिटेन के बनवे ग्रुप में 36 उपग्रहों में इसे ऑर्बिट किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना जो की गई है 15 अगस्त 1969 की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। संस्थापक जो है विक्रम साराभाई हैं। पदाधिकारी कौन है? एस सोमनाथन। यहाँ से इसके पदाधिकारी हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा ऐसा कि अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा इसको वीडियो को रोक रोक कर जो है आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा है ना कि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो फिर समझ में आता नहीं है ऐसे। ठीक है, ज़्यादा फिर बोर होने लगता है कैंडिडेट। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, जिसे हम विश्व थिएटर दिवस कहते हैं। ठीक है जी, कब मनाया गया है? 27 मार्च को। कब मनाया गया भैया? ये मनाया गया है 27 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, अब इसकी थीम जो है वो क्या है? इसकी थीम जो है थिएटर और शांति की संस्कृति। थीम जो है वो क्या है? थिएटर और शांति की संस्कृति। शांति की संस्कृति, ये इसकी थीम है। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से इसकी थीम। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय थिएटर की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संगठन, थिएटर, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर की स्थापना की बात। स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय थिएटर की स्थापना जो की कब की गई थी? 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? हेडक्वार्टर है पेरिस, यानी कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगर हम बात करते हैं महानिदेशक, महानिदेशक जो है वो कौन है? तो महानिदेशक आपको टोबियास और बियोकोन। ठीक है भाई, ये हो गए इसके महानिदेशक। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि विश्व रंगमंच दिवस और विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया था। थीम जो है इसकी वो क्या है? थीम है इसकी थिएटर और शांति की संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर स्थापना जो की गई इसकी 1948 में की गई। हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और महानिदेशक जो है वो कौन है? टोबियास बियोकोन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। अभी जो है हाल ही में आपने अखबार में खबर सुनी होगी, महिला प्रीमियम लीग, जिसे हम कह सकते हैं WPL। क्या कह सकते हैं? WPL, यानी महिला प्रीमियम लीग। ठीक है भाई, महिला प्रीमियम लीग। अब ये 2023 करके हुआ तो इसका था फाइनल। कहाँ पर क्या था इसका फाइनल? और कहाँ किस के बीच में था? तो किसके बीच में था? दिल्ली कैपिटल्स और वर्सेस मुंबई इंडियन, इसके बीच में था। अब बात करते हैं यहाँ पर विजय कौन करा है? अगर हम बात करते हैं विजय, तो विजय करी है वो मुंबई इंडियंस ने की है। मुंबई इंडियन। अब इसकी कप्तान कौन थी? अगर इसकी बात करें कप्तान की, तो हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, उपविजेता जो रही है वो कौन है? उपविजेता जो रहे हैं दिल्ली कैपिटल। ठीक है, इसकी जो कप्तान थी वो कौन थी? इसकी कप्तान जो थी मैंग लेनिंग। कौन थी? मैंग लेनिंग क्या थी? इनकी कप्तान थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि ऑरेंज कैप क्या आता है? ऑरेंज कैप ये सर्वाधिक रनों के लिए मिलता है, सर्वाधिक रनों के लिए। ठीक है, तो किसे मिला है?
मैंगलेनिंग को मिला है। फिर पर्पल कैप होता है, सर्वाधिक विकेट के लिए मिलता है। किसके लिए? सर्वाधिक विकेट, ठीक है, सर्वाधिक विकेट के लिए मिलता है। और ये जो मिला है हेली मैथ्यूज को मिला है। किसे मिला है? हेली मैथ्यूज। ये मुंबई इंडियंस की थी, ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 16 विकेट लिए हैं। इन्होंने सबसे रन जो बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? 9 मैचों में 345। 9 मैचों में कितने रन बनाए हैं? 345। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ से। अब बात करते हैं थोड़ी सी अपडेट पर, थोड़ी अपडेट कर लेते हैं कि हम मुंबई इंडियंस जो जीता है वो कितने से जीता है? 7 विकेट से। 7 विकेट से जीता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं दिल्ली से, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली ने 20 ओवरों में जो रन बनाए थे वो बनाए थे 20 ओवर में 120 ओवर बनाए थे, वो बनाए थे जी 131 रन। कितने बनाए थे? 131 रन 9 विकेट पर, 9 विकेट पर। जबकि मुंबई इंडियंस ने ये 19.3 ओवरों में 134 रन बनाए और 3 विकेट खोए केवल, और 7 विकेट से जो है मुकाबला जीत लिया। तो कितने विकेट से जीत लिया? 7 विकेट से, ठीक है। तो अब देखिए WPL महिला प्रीमियर लीग जो है ये 2023 का आयोजन हो गया है। फाइनल जो हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। मुंबई इंडियंस 7 विकेट से मैच जीत चुकी है, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। हरमनप्रीत को इसकी कप्तान थी। दिल्ली कैपिटल की कप्तान जो थी मैंगलेनिंग थी। ऑरेंज कैप जो मिला है सर्वाधिक रनों पर मिलता है मैंगलोरिंग को मिला है, ठीक है। और पर्पल कैप जो मिलता है सर्वाधिक विकेट पर मिलता है हेली मैथ्यूज को ही मिला है। किसे मिला है? हेली मैथ्यूज को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है भाई? बताइए जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा स्पीड को कम करता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो और एकदम याद यहीं हो जाएगा बिल्कुल। 1-2 बार जब की पॉइंट लिखोगे तो एकदम यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में एक नई प्रजाति खोजी है, मोरे इल मछली की। किसकी? मोरे इल मछली की नई प्रजाति खोजी है, ठीक है जी। और ये कहाँ पाई जाती है? इसको किस नाम से जाना जाता है? अब इसका नाम क्या रखा गया है? तमिलनाडु ब्राउन मोरे इल, इसका नाम, अब ये इस नाम से जानी जाएगी। और ये पाई कहाँ जाती है? ये उष्ण कटिबंधीय या उप उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाई जाएगी भैया, ठीक है। अभी इसके 2 तरह के जबड़ों की नहीं जानी जाती है, 2 तरह के जबड़ों के लिए जानी जाती है, 2 तरह के जबड़ों के लिए जानी जाती है। और अगर हम बात करते हैं IUCN ने लाल सूची में इसे किस में रखा गया है? इसे कम चिंता का विषय रखा है। क्या रखा है लाल सूची में? कम चिंता का विषय। क्या रखा है? कम चिंता का विषय, ठीक है। अब ये रखा गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में कहाँ पाई गई है। ये तो है, एक है कुद्दालोर तट। कहाँ पर है? कुद्दालोर तट, ठीक है। तो ये कुद्दालोर तट पर पाई गई है, तो याद रख लेना इसको। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है तमिलनाडु में मछली की नई प्रजाति मोरे इल मछली खोजी गई है। तमिलनाडु ब्राउन मोरे इल के नाम से जाना जाएगा। कुद्दालोर तट के नाम से, के तट पर पाई गई है। ये पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय
समुद्री में पाई जाएगी और इसमें 2 तरह के जबड़े होते हैं, इस वजह से मतलब जानी जाती है। और IUCN ने जो है इसे लाल सूची में रखा है, परंतु हमारा कैसा रखा है, कम चिंता का विषय रखा है। क्या रखा है, इसको कम चिंता का विषय रखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये डाटा बिल्कुल सटीक मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपको जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो क्योंकि मैं बातें कम बना रहा हूँ आपके साथ, कि जो है मैं आपके साथ जो है मुजोरी ज़्यादा कर रहा हूँ, बातें बहुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और क्या करते हैं टीचर, बहुत बातें करते हैं आप लोगों से और बातों ही बातों में आपको जो है लुभा लेते हैं। मगर मेरा मतलब है कि नो बकवास ऑन द वर्क। ठीक है, आगे बात समझ में, बकवास बिल्कुल नहीं करनी है और केवल अपने काम से मतलब रखना है, क्योंकि बकवास करने के लिए और बहुत टीचर हैं। ठीक है भाई, हमें केवल एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है नहीं, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, क्या है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा, आत्मकथा जिसका नाम है आज़ाद, जिसका नाम क्या है भाई, आत्मकथा का आज़ाद। आज़ाद कब लॉन्च होगी, 5 अप्रैल और 2023 को ये लॉन्च होगी। 5 अप्रैल 2023 को लॉन्च होगी। और कहाँ पर लॉन्च होने वाली है, कहाँ पर लॉन्च होने वाली है, दिल्ली में लॉन्च होने वाली है। कहाँ पर लॉन्च होने वाली है, दिल्ली में। ठीक है, और ये कौन थे गुलाम नबी आज़ाद, कौन थे, पूर्व CM कहाँ के, जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM थे। तो इन्होंने अपनी जो है जर्नी बताई है, किस तरीके से इन्होंने अपना शासन चलाया, कैसा इनका राजनीतिक जीवन था, कैसा इनका कांग्रेस के साथ, कैसा इनका समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कैसे इनका और भी कम दलों के साथ किस तरीके के संबंध थे, सबके बारे में इस किताब में दिया गया है। तो इसका विमोचन करेंगे तो उस समय पर सभी नेता, प्रमुख बड़े बड़े नेता जो है वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और इसकी डेट कन्फर्म हो चुकी है कि आज़ाद नाम की एक आत्मकथा है गुलाम नबी आज़ाद की, 5 अप्रैल 2023 को जो है 5 अप्रैल 2023 को जो है लॉन्च होने वाली है। 5 अप्रैल 2023 को लॉन्च होने वाली है, दिल्ली में होने वाली है, यानी कि दिल्ली का कहाँ पर, न्यू दिल्ली में जो है लॉन्च होने वाली है। और ये कौन से, पूर्व CM थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अभी यहाँ से हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, इतने कवर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, यानी कि अगर हम बात करें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में पूर्वी क्षेत्रों में, कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम वायु प्रभाव, क्या हुआ है, वायु प्रहार नाम का एक अभ्यास हुआ है। क्या हुआ है, अभ्यास। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है किन किन के बीच में हुआ। ठीक है, 96 घंटों का अभ्यास था, किसका, 96 घंटों का ये अभ्यास था, 96 घंटों का ये अभ्यास था। ठीक है, इतना ही याद रख लेना यहाँ से, और कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, और भी कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। क्लियर, अभी छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्टैटिक के ऊपर। ठीक है, सीधे स्टैटिक के ऊपर लेके चलेंगे हम 5 क्वेश्चनों के लिए। अब बात है MT वासुदेवन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MT वासुदेवन को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और उस सम्मान का नाम क्या है, उस सम्मान का नाम क्या है, केरल ज्योति। क्या नाम है, केरल ज्योति। अभी 3 प्रकार के सम्मान होते हैं। एक तो होता है केरल ज्योति, क्या होता है, केरल ज्योति। दूसरा जो होता है केरल प्रभा, और तीसरा जो होता है वो होता है केरल श्री। तो दूसरा कौन सा होता है, केरल श्री। तो इनमें जो सर्वोच्च होता है वो कौन सा होता है, केरल ज्योति। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी, बताइए इतनी बात याद रहेगी नहीं रहेगी। किसको, MT वासुदेवन को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, केरल ज्योति इसका नाम है। ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। नक्सलवाद
और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के समक्ष एकजुटता सप्ताह कब से कब तक? ये मनाया 21 से मनाया गया है और 27 मार्च तक। कब तक मनाया गया है? 27 मार्च तक मनाया गया है। पहली बार जो मनाया गया था कब मनाया गया था? 1966 में। तो पहली बार जो मनाया गया था कब मनाया गया था? 1966 में मनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ही देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो छोटा क्वेश्चन क्या है। पीएम मोदी ने यानी कि पीएम मोदी ने क्या किया है? कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। ये फाइवर के आधार पर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन याद रखना और ज़्यादा याद मत रखना। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च है, कॉल बिफोर ऐप है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो आपको परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आते हैं। पर डे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से भी हम चुनते हैं अच्छे क्वेश्चन। उनमें से भी आपको अगर ऐसा लगे एक तो जैसी परीक्षा हो आपकी, उस परीक्षा के आधार को मानकर उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी स्टैटिक के ऊपर। हम 5 क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक, और 5 के 5 को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे और कोशिश करेंगे उनको भी याद करने की इन्हीं के साथ साथ। ठीक है, अगर डेली भी 5 क्वेश्चन करेंगे हम तो बहुत हो जाएंगे। इनकी संख्या फिर हम बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि 1881 में, कब? 1881 में केसरी नामक अखबार ठीक है की स्थापना की गई थी। अरे स्थापना किसने की थी? ठीक है, अभी दूसरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इतना समझिए इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, इसको भी आप लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी नाम से जानी जाती है? ठीक है, इसको भी आप लिखिए। अब जवाब आपने मन में सोच लीजिए, मैं अभी जवाब देने वाला हूँ। जादूगोड़ा का संबंध है, किसका है? जादूगोड़ा का संबंध है। ये भी जवाब दीजिए किस चीज़ से संबंध है। 5वां क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है। भारत का एक दल, यानी भारत में एक दल को राष्ट्रीय दल, ये मेरा स्टूडेंट ने आज एक क्वेश्चन जो है मेरी क्लास में पूछा था, ऑफलाइन क्लास में, ये वाला क्वेश्चन ही जो मैं आपका पोस्ट 5 वाली बोल रहा हूँ। ये एक मेरे स्टूडेंट है कपिल कुमार, उन्होंने ये पूछा था मुझसे क्वेश्चन कि सर एक राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या होता। तो उनका जवाब ये यहाँ से हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सभी को भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दल के रूप में मान्यता। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 5 क्वेश्चन आपके, इनको जल्दी बता दीजिए क्या है इनका आंसर। ठीक है, तो देखिए 1881 में केसरी नामक अखबार की जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? तिलक ने। भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर महिला थी वो कौन थी? गौरी सावंत। कौन है? गौरी सावंत। पिनिकी, कौन सी नदी जो उत्तर पिनिकिनी नाम से जानी जाती थी? इसको पेन्नार कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन्नार को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेन्नार को। नाम याद रखना, पेन्नार नदी को कहते हैं। जादूगोड़ा का संबंध जो है वो किससे? यूरेनियम के खनन से। किससे? यूरेनियम के खनन से संबंधित है।
अगर हम बात करते हैं भारत में एक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के रूप में मान्यता देने के लिए क्या करना होता है, यानी कि वैध मतों का कितना होगा, वैध मतों का 6% मत और 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में इस तरीके से इन चारों के 5 क्वेश्चन के जवाब मिल चुके हैं। यानी कि 1881 में केसी नामक अखबार जो है की स्थापना जो की गई थी, केसी नामक अखबार की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन थी, गौरी सावंत थी। कौन सी नदी उत्तर पिनिकिनी के नाम से जानी जाती है, पेन्नार। जादूगोड़ा का संबंध जो है वो यूरेनियम खनन के खनन से है। भारत में एक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता देने के लिए वैध मतों का 6% होना चाहिए और 4 या अधिक राज्यों के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों सेशन में आपको मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। हम भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अधिकारी बने और हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हुआ। और देखो रटना बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल समझने की बात करिए कोशिश, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यहाँ से कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो आप एक लाइक कर देना, इस पर ज़रूर लाइक करना। और एक बात और, आप लोग जो है जो भी ऐड आते हैं हमारे इस पर यूट्यूब पर, उसको ऐड को पूरा देखा करो, क्योंकि ऐसा ना उसको स्किप करोगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप भी अपने परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो पहली बार देख रहे हैं भाई लोग, उसे वो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दें, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आपको तक ना पहुँचे और आप क्लासों से वंचित हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।